Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medicated Pharma. Now we are here to introduce फार्मेकोलॉजी और फार्मेकोलॉजी का आज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक होने वाला है। ये लेक्चर 4 होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, उसके साथ में बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक में जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स का ये सेकेंड स्टेप होने वाला है एडीएमई में डिस्ट्रीब्यूशन का। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म आल्सो कॉल्ड बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। अब हम आज बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि आज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूम वीडी ये क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डोज कैलकुलेशन। डोज डोज कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम किसी भी बच्चे का, हम किसी भी बड़े का, हम किसी भी 10 से 12 साल के लड़के का डोज कैसे, है ना, डोज कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हमको ये पता चलता है कि इनको इतना डोज देना है, इनको इतना डोज देना है। तो उस डोज कैलकुलेशन की बात करेंगे। उसमें 3-4 फार्मूले आते हैं, उस फार्मूले की बात करेंगे। उससे आसानी से निकाला जा सकता है किसी बच्चे को, किसी बड़े को कितना डोज चाहिए। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सोचो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांट देना। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांट देना। अगर कोई ड्रग पूरे बॉडी में फैल जाए, अगर कोई ड्रग पूरे बॉडी में फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम इसको साइंटिफिकली तौर से के डी त्रिपाठी जी हमारे जो राइटर हैं उनके हिसाब से अगर हम इसकी इसकी परिभाषा को थोड़ा सा एक वे में लेके चलें तो हम क्या कह सकते हैं? एब्जॉर्प्शन के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन में, टिश्यू में क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। लो, मान लो ये जो एक हमारा एरो टाइप में बना हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्लड वीन है। क्या है? ब्लड वीन है। चलो आओ देखते हैं। ये क्या है? ये ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन की जो परिभाषा थी वो क्या थी? एब्जॉर्प्शन की परिभाषा अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन की परिभाषा क्या थी? जरा एक बार याद करो कि एब्जॉर्प्शन कहते किसे थे। जस्ट वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं एक पॉइंट। ओके, और फिर हम यहाँ पे एक फिगर और रख लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। लुक, हमने क्या कहा था? हम जब एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कोई ड्रग, मान लो ये ड्रग है, अगर कोई ड्रग किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? क्रॉस करता है। ये क्या है? ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये ड्रग इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको बोला था ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है ना? ये प्रोसेस क्या कहला रहा था? एब्जॉर्प्शन कहला रहा था। अब देखो, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है वो क्या है? वो है आफ्टर एब्जॉर्प्शन।
if drug move into various area or organ of body आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अगर कोई ड्रग मूव कर रही है ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के बहुत सारे ऑर्गन में, लाइक लीवर में, ठीक है ना, लीवर में हो गया, किडनी में हो गया, हार्ट में हो गया, उसके बाद कहाँ ब्रेन में हो गया। तो अगर कोई ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाकर ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर बहुत सारे टिश्यू में, बोन में, मतलब पूरे बॉडी में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा से अपने दिमाग को स्थिर करके सोच लेना, डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंच जाएगी, एब्जॉर्प्शन की परिभाषा ही यही है, ठीक है ना, कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में ड्रग का पहुंचना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के पश्चात ड्रग जब वेरियस एरिया, वेरियस ऑर्गन में ट्रेवल करती है, टिश्यू में, बोन में, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स में जब ड्रग ट्रेवल करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारी परिभाषा हो रही है कि रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। पहले क्या था, पहले साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड था, क्या था, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या था, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, ये हमारा क्या था, ये हमारा एब्जॉर्प्शन था, ठीक है ना। बट अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम से कहां पे, ब्लड स्ट्रीम से कहां पे जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है, या माइंड में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, वहां पे भी टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि ब्लड स्ट्रीम से ड्रग कहाँ ट्रेवल कर रही है, टिश्यू में ट्रेवल कर रही है, फैट में ट्रेवल कर रही है ना। तो जब हमारा ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर ड्रग बहुत प्रकार के टिश्यूज में चली गई और दोबारा वहां से बैक होकर ब्लड स्ट्रीम में आई, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिया। अब हम बात कर रहे थे ड्रग की, है ना, कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, तो ड्रग ही तो ये काम कर रही है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड बैक, एक ऐसा ट्रांसफर जो ब्लड से टिश्यू में और टिश्यू से ब्लड में होता है ड्रग का, वो क्या कहलाता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ जस्ट वेट अ सेकेंड। अब हमको एक चीज और पढ़ना है कि यह जो ड्रग का ट्रांसफर है ये डिपेंड किस पे करता है ना। ये भी तो टॉपिक हो सकता है ना कि ये ड्रग का जो ट्रांसफर है ये किस पे डिपेंड हो सकता है, तो ये किस पे डिपेंड होता है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक। अब बताओ, जो ये ड्रग का ट्रांसफर है ये किस पे डिपेंड होता है, ड्रग का ट्रांसफर डिपेंड होता है ब्लड फ्लो पर, टिश्यू बाइंडिंग पर, प्रोटीन बाइंडिंग पर और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पर,
ठीक है ना, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर। देखो यहाँ पे तो डेस्कटॉप में तो जो ये पीछे एक स्लाइड लगी हुई है इसमें तो लिखा भी गया है ना, ब्लड फ्लो, टिश्यू बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब अगर हम बात करें कैसे, ब्लड फ्लो पर कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, टिश्यू बाइंडिंग पर कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, प्रोटीन बाइंडिंग पर भी कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, तो ये हम पढ़ने वाले हैं कब, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि ड्रग जो है बॉडी में किस तरीके से, पहले क्या हुई, बॉडी बॉडी में पहले ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब का क्या था, एब्जॉर्ब का क्या था, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक। ठीक है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू, और टिश्यू से फिर तुरंत बाउंस बैक हुआ कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में आया है ये पोलर है या नॉन पोलर है, अगर ये नॉन पोलर है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लीवर में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लीवर में। लीवर में जाने के बाद वहां पे ये क्या होगा, पोलर होगा, मतलब ये आयनाइज्ड होगा, और उसके बाद तब किडनी के माध्यम से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यही इसका रोल है। ये है ड्रग का टाइमलाइन कि बॉडी में ड्रग कब तक रहेगी, इसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे कि पहले क्या हुआ, पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर एक्सक्रीशन हुआ। अब देखो यहाँ पे ईच स्टेप अफेक्ट्स ड्रग कंसंट्रेशन एंड एक्शन। हर स्टेप, जैसे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये बताओ, एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन ड्रग के कंसंट्रेशन को, उसके एक्शन को चेंज कर रहा था क्या, हाँ बिल्कुल। क्यों, जब हम 100% ड्रग ले रहे थे तो 100% ड्रग लेने पे 70% ही ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था, राइट। 70% ड्रग अगर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था तो जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, जो डीके हो रहा था, वो कितना, 30% ड्रग क्या हो रहा था, खत्म हो जा रहा था। एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को अफेक्ट किया, बिल्कुल किया। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हमारा जो ड्रग था वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा तो ब्लड स्ट्रीम में हमारा एल्बुमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ड्रग को अपनी तरफ, कुछ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से, कुछ वांडर वाल फोर्स से, तो कुछ आयनिक बॉन्ड से अपने और ड्रग के बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं, और ड्रग को वहां पे क्या करते हैं, बांध लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। अब इस केस में क्या होता है, हमारा जो ड्रग उस वक्त एक्टिव फॉर्म में था, जब प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। मतलब आपने ड्रग तो एग्जैक्टली लिया है, आपने जो मेडिसिन खाई हैं वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए खाया है, बट वो ड्रग जाके ब्लड स्ट्रीम में किसी प्रोटीन से बाइंड हो जा रहा है। उस केस में अब वह ड्रग इनएक्टिव हो गया है, मतलब अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम में जो प्रोटीन्स थे वो उन ड्रग को बाइंड करके उनको इनएक्टिव कर दिए हैं कि अब आपको मैं कुछ करने ही नहीं दूंगा बॉडी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, ड्रग कंसंट्रेशन वहां पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, उसका एक्शन अफेक्ट हुआ ना। उसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सेम यही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का है, ठीक है ना, कि लीवर क्या किया, लीवर ने उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर दिया, मतलब वो पोलर था उसको नॉन पोलर में चेंज कर दिया, वो नॉन पोलर था उसको पोलर में ही चेंज कर दिया, तो उसका एक्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया। एक्सक्रीशन का सबसे बड़ा रोल कहाँ पे है, अगर वो पोलराइज्ड हो गया तो उस केस में वो किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोलराइज्ड ड्रग जो होते हैं जिस पे चार्ज आ जाता है उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये ड्रग कितनी देर तक बॉडी में रहेगी, इन चार कंडीशंस पर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, किस पे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या क्या उससे पता लगा सकते हैं। पहला क्या पता लगा सकते हैं, ऑनसेट एक्शन।
ऑनसेट एक्शन, उसका एक्शन क्या है इसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन से ही पता लगा सकते हैं। उसके ड्यूरेशन का पता लगा सकते हैं कि वह कितनी देर तक वह ड्रग हमारे बॉडी में रहेगा। उसकी इंटेंसिटी की भी बात हम तब कर लेते हैं और उसके साइड इफेक्ट की भी बात हम इसी में कर लेते हैं कि इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑनसेट एक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, साइड इफेक्ट। ठीक है, हम अभी बात करेंगे कि कैसे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसी पे होने वाला है, कैसे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या, क्या के बाद हमारा आएगा कैसे, और कैसे के बाद फिर हमारा आएगा एमसीक्यू। तो अभी तो हमारी बात सिर्फ हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ठीक है ना, कि ये व्हाट, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो, कंपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। पहला, ड्रग कहाँ गया था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में गया था, प्लाज्मा में गया था, कहाँ पे, प्लाज्मा में गया था, ठीक है ना, ब्लड में गया था। तो एक कंपार्टमेंट ब्लड का हो गया जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रग, माध्यम यही तो हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लाज्मा। ओके, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसके बाद फैट एंड टिश्यू। मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम और क्या कहते हैं बताना जरा, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं ना, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, जहां पे ड्रग जाके ट्रेवल करेगा उसके माध्यम से ड्रग आगे बढ़ेगा। उसके बाद फैट एंड टिश्यू, फैट और टिश्यू में तो ड्रग जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के कंपार्टमेंट क्या है, तो प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, फैट एंड टिश्यू। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। चलो, फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। मेनली पहला तो हमारा है ड्रग प्रॉपर्टी, ड्रग प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है, ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। तो ड्रग की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने जब एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें भी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी आया था, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो वो फास्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंपेयर टू क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल, दो ही मॉलिक्यूल होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जबकि लार्ज मॉलिक्यूल को लेट लगेगा डिस्ट्रीब्यूट होने में, ठीक है ना। इसकी भी बात करेंगे क्यों, मैंने क्या कहा, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, क्यों ऐसा होगा, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं लिपिड सॉल्यूबल ड्रग, जितने लिपिड सॉल्यूबल ड्रग हैं वो मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर लेंगे। अब बोलोगे सर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का मतलब तो एब्जॉर्प्शन हो गया, हाँ बिल्कुल एब्जॉर्प्शन हो गया, बट अगर मान लो ये वीन है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है तेजी से, और इधर बहुत सारे ऑर्गन है, इधर भी ऑर्गन है, ये टिश्यू है, तो यार ये बताओ ये जो ब्लड बीन्स है ये भी तो सेल्स से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसका भी कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन होगा। इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही तो ये किसी ऑर्गन में जाएगा, और ये ऑर्गन भी सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इन दैट केस जो ड्रग है उसको कई प्रकार के सेल्स के मेम्ब्रेन्स को पार करना होगा किसी टिश्यू पे जाके अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए। तो हमारा क्या हो गया, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो जल्दी से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। नंबर थर्ड, अनआयोनाइज्ड ड्रग है तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। अब देखो कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ये, अगर ये आयनाइज्ड है फिर वही कंडीशन आ रही है, तो इस वाले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं होने देगी, क्रॉस नहीं होने देगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे होगा ही नहीं। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा, बेटर होगा। फिर हम बात करते हैं ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ठीक है ना, ब्लड का
टिश्यू में फ्लो। चलो मुझे बताओ, हाई परफ्यूजन कहाँ पे होता है? परफ्यूजन का मतलब हो गया फ्लो। हाई फ्लो कहाँ पे होता है जरा बताना? ब्लड का हाई फ्लो कहाँ पे होता है? ब्रेन में बहुत तेजी से फ्लो होता है, लीवर में भी, किडनी में भी, जितने भी हमारे लार्ज ऑर्गन्स हैं उन सब में ब्लड का फ्लो ज्यादा तेज होता है कंपेयर टू फैट स्किन बोन। फैट स्किन बोन में क्या होता है? लो परफ्यूजन होता है। तो जहां पे हाई परफ्यूजन है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन तेजी से होगा, जहां पे लो परफ्यूजन है वहां पे क्या होगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाएगा। ठीक है ना? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है ना? देखो, मान लो ये कोई आपका ब्लड स्ट्रीम है, ये मान लो आपका कोई इसोफिगस है, और ये हो गया आपका स्टमक, और फिर ये हो गया आपका इंटेस्टाइन। ठीक है? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लो ये हर्ट है, ये मान लो किडनी है, नाउ लुक, हमारा जब स्टमक से सीधा ब्लड स्ट्रीम में ड्रग आ रहा था तो इसको कहा जा रहा था एब्जॉर्प्शन। अब यहां से अगर ड्रग हार्ट में जा रहा है, ड्रग किडनी में जा रहा है, ड्रग किसी टिश्यू में जा रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? बट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जब ये ब्लड स्ट्रीम में आया, ड्रग कहां पे आया? ड्रग आया ब्लड स्ट्रीम में, यहां पे आया। जब ड्रग यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बहुत से प्रकार के प्रोटीन्स हैं, है ना? यहाँ क्या करता है? यहाँ पे जो यहाँ का प्लाज्मा होता है, जो यहाँ का ब्लड होता है, वो क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। ध्यान से समझना, ब्लड क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। ये कैरी करता है किसको? प्रोटीन्स को। अब उन प्रोटीन्स में हमारा जो बेसिक है, जो हमको नीड है, वो है एल्बुमिन की। एल्बुमिन प्रोटीन, और कौन सा? अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से समझना, हम जब हमारा ड्रग यहाँ इस वाले बीन में आया, इस वाले सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही वह पहुंचा तुरंत वो डर गया। केस को समझना, क्यों डर गया? यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है, आराम से ड्रग यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद क्या कर रहा है? देख रहा है कि यहाँ पे तो वाटर सॉल्यूबल चीजें हैं। समझना ध्यान से, वाटर सॉल्यूबल चीजें हैं, और हम तो अनआयनाइज्ड हैं। केस यही तो हो गया ना, कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल है और हम तो अनआयनाइज्ड हैं। भाई मीडियम ही चेंज हो गया बिल्कुल। हम तो आए थे स्टमक वाले, इंटेस्टाइन वाले मीडियम से, जहां पे पीएच तो एसिडिक था, स्टमक का पीएच तो एसिडिक था। वहां से हम सीधा आए ब्लड में, और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 टू 7.6 समथिंग, यही तो होता है ना। अब ड्रग बिल्कुल वहां डर गया। ड्रग कैसे डर गया? कि यार हम तो आए थे अभी किसी और मीडियम से, और वो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में आए थे, हम पे कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ तो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं। बट वहां पे प्रोटीन कैरी कर रहा था। वो जो वाटर सॉल्युबल चीज था, जो एक ब्लड था, वो प्रोटीन को कैरी कर रहा था, और दो मेन प्रोटीन थे, वो कौन कौन से थे? एल्बुमिन और अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन था। अब जो एल्बुमिन प्रोटीन था वो भी आयनाइज्ड था, लेकिन पार्शियली आयनाइज्ड था। समझना, उस वाटर सॉल्युबल में कोई चीज ऐसी नहीं थी जो आयनाइज्ड नहीं थी, बट जो एल्बुमिन था वो पार्शियली आयनाइज्ड था। मतलब उसके कुछ भाग पर चार्ज तो थे, लेकिन कुछ भाग पर चार्ज नहीं थे।
जब ड्रग अंदर घुसा तो ड्रग ने देखा कि यार ये प्रोटीन पार्सली आयनाइज्ड है, मतलब कुछ भाग है इसका जो चार्ज नहीं है। उस कंडीशन में इस ड्रग ने क्या कहा, ये ड्रग पानी से डरने वाला था, हाइड्रोफोबिक था, है ना। स्टार्ट से ही बताते हुए आ रहा हूं, ये ड्रग हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर से दूरी बनाने के चक्कर में एल्बुमिन से जाके बाइंड हो गया। क्या किया, एल्बुमिन से जाके बाइंड हो गया। ये वो ड्रग है जो स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ है। अब बताओ इस स्टमक से कौन सा ड्रग एब्जॉर्ब होता है, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होता है। तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, कंडीशन हमारा इसमें क्या हो गया, कंडीशन ये हो गया कि जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये एसिडिक ड्रग को खुद से बाइंड कर लेता है, बट एग्जैक्टली ड्रग हमारा खुद जाके इससे बाइंड हो जाता है, समझे। और जो बेसिक वाले ड्रग वाले नेचर था, जिन ड्रग का नेचर बेसिक था, सेम वही कंडीशन उन पे भी अप्लाई हुआ और वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जाके बाइंड हो गए। बट फिर से समझना अब एक चीज, जब ये जाके बाइंड हुए तो हमारे ड्रग जो था, हमारा जो ड्रग था वो ज्यादा था कंपेयर टू वहां के प्रोटीन से। तो कुछ को तो बाइंड कर लिया, है ना, कुछ को बाइंड कर लिया बट कुछ को फ्री छोड़ दिया। जो बाइंड हुए वो तो इनएक्टिव हो गए क्योंकि वो डर गए, डर के एकदम बिल्कुल बाइंड कर लिए एल्बुमिन से या अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से। लेकिन जो बाइंड नहीं कर पाया, जो बाइंड अपने आप को नहीं कर पाया किसी भी प्रोटीन से, वो क्या किया, वो एक्टिव फॉर्म में ही दौड़ता भागता चला गया। समझना बात को, दौड़ता भागता चला गया। अब वो जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता गया उन्हीं के साथ में वो छुपता छुपाता लुढ़कता हुआ चला गया, और वो कहाँ चला गया, टिश्यू में चला गया, फैट्स में चला गया, बोन्स में चला गया। समझ गए ना। वहां पे रिसेप्टर बैठे हुए थे, वहां पे उनके रिसेप्टर बैठे हुए थे और उनको तुरंत पकड़ा और पकड़ के खुद से बाइंड कर लिया। उनका डर वहां भी खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि उन्होंने रिसेप्टर क्या थे, हमारे टिश्यू में रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे बोन्स में रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे फैट में रिसेप्टर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ड्रग को बाइंड कर लिया कि आ जाओ, अब भागने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में दो कंडीशंस हुई। पहला क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे ड्रग को बाइंड कर ले रहा है, और जब बाइंड कर ले रहा है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम में ड्रग का कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया। वो बढ़ने की वजह से हमारे जो बॉडी के आर्गन्स हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। ओवरडोज भी नहीं होगा इससे। ओवरडोज कैसे नहीं हुआ ये भी सोचो, क्योंकि क्या किए, प्रोटीन जो है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, वो जब किसी ड्रग को बाइंड कर रहा है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। और अगर ये कंडीशन हो रही है तो ड्रग का ओवरडोज भी नहीं होगा। सिंपल सा बात क्लियर हो रही है। तो हमारा दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, एल्बुमिन प्रोटीन और अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन ऑलवेज बाइंड एसिडिक ड्रग, बट अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन ऑलवेज बाइंड बेसिक ड्रग्स। ठीक है ना, ये दो चीजें कंप्लीटली एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर एल्बुमिन ने ड्रग्स को बाइंड कर लिया है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन ने ड्रग्स को बाइंड कर लिया है, बाकी जितने भी ड्रग्स और बच रहे हैं जितने मात्रा में, वो फ्रीली घूम के टिश्यू में चले जा रहे हैं, तो सर जो बाइंड किया हुआ है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इसका जवाब भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देने वाले हैं। अभी बस इस चीज को समझो कि बाइंड किस तरीके से कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम अभी बात करेंगे कि ड्रग को वो क्यों फ्री छोड़ देता है। एल्बुमिन जैसे जैसे ड्रग फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन लो होते हुए जाता है, वैसे वैसे एल्बुमिन या अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन जो ड्रग बांधा रहता है उसको बैलेंसी की वजह से छोड़ता हुआ चला जाता है। बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी बस ये समझो कंसंट्रेशन को कैसे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैसे अफेक्ट कर रहा है। एल्बुमिन क्या कर ले रहा है, ड्रग को बाइंड कर ले रहा है। अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा है, ब्लड को बाइंड कर ले रहा है, सॉरी ड्रग को बाइंड कर ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो रहा है हमारे टिश्यूज में, बोन में, फैट्स में, लिपिड्स में, इन सारी चीजों में ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है,
ध्यान से अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव। फ्री ड्रग एक्टिव कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स थे उन्होंने ड्रग को एब्जॉर्प्शन के बाद क्या कर लिया, खुद से बाइंड कर लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होने दिया, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो गए। और जो ड्रग उसके बाद बची फ्री में, वो ड्रग मूव करते हुए कोई किडनी में चली गई, कोई हार्ट में चली गई, कोई ब्लड ब्रेन बैरियर में चली गई बीबीबी, कोई प्लेसेंटा में चली गई, इस तरीके से टिश्यू में चली गई, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है बाइंडिंग अफेक्ट्स ड्यूरेशन एंड इंट्रैक्शन। बाइंडिंग ने क्या किया, ड्यूरेशन को अफेक्ट कर दिया। मतलब अगर ड्रग 10 मिनट तक काम करने वाली थी तो वो ड्रग कितने मिनट तक काम करेगी, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक काम करेगी। क्यों? क्योंकि ड्रग के ड्यूरेशन को क्या किया, अफेक्ट कर दिया इस बाइंडिंग ने। ठीक है ना? तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग समझ में आया कि एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग कहाँ जा रही थी। एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रही थी। ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा प्रोटीन्स थे, उसमें एल्बुमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन थे। एल्बुमिन हमेशा एसिडिक ड्रग को बाइंड कर ले रहा था। क्यों कर ले रहा था, ये भी बात हमने कर ली। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक ड्रग को बाइंड कर रहा था। क्यों कर रहा था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं, ड्रग कहाँ चली गई, ड्रग चली गई टिश्यू में। कहाँ चली गई, टिश्यू में। प्रॉब्लम तो आई ना, अब ड्रग टिश्यू में चली गई तो वहां वो बाइंड होगी कि नहीं होगी, ये बात आती है। जितने भी मदर डेयरी के प्रोडक्ट हैं, लाइक मिल्क, जब ये सब देखो, ये सब क्या होते हैं, देखो जितने भी मदर डेयरी के प्रोडक्ट हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम, याद रखना, कैल्शियम 2 चार्ज, मैग्नीशियम 3 चार्ज, इनको कंटेन करते हैं। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करना, हमारा जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो इन चीजों को कंटेन करता है। अगर हम किसी भी चीज को, मदर डेयरी के प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन प्लस Ca पॉजिटिव डबल पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या करता है, उससे एक बॉन्ड बना लेता है और टिश्यू में ही उसकी बाइंडिंग हो जाती है उस ड्रग की। अब बताओ अब क्या होगा, जैसे जब वो बाइंड हो जाएगा टिश्यू क्या कर लेगा, उसे स्टॉक में रख लेगा, उसे स्टोरेज कर लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं पाया। क्यों? हमने उस टिश्यू के लिए दिया ही नहीं था भाई। हमने क्या किया था, हमने उस ड्रग को दिया था और किसी वर्क के लिए, बट क्या किया, टिश्यू ने ही उसे बाइंड कर लिया, उसे साइट ऑफ एक्शन पे जाने ही नहीं दिया, है ना। तो अगर उसे साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जाने दिया, टिश्यू ही बाइंड कर ले रहा है, तो उसका क्या मतलब है, वो ड्रग के ड्यूरेशन को, सबसे पहले तो ड्यूरेशन की ही बात कर लेते हैं, इसको अफेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ड्रग के ड्यूरेशन को ही अफेक्ट कर दिया, ऊपर से उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, इसकी भी बात हमने आपसे कर ली कि जब वो बाइंड कर ले रहा है, मतलब अपने पास वो स्टॉक में रख ले रहा है। अब अगर वो स्टक कर दिया, ड्रग को ही स्टक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कभी ना कभी तो रिलीज होगी ही, वो ड्रग जो बाइंड हुई है। तो वो रिलीज होने में उसे टाइम लगेगा, और जब रिलीज होने में उसे टाइम लगेगा, उस कंडीशन में उसके ड्यूरेशन को क्या किया, उसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना। लास्ट में लिखा है कैन क्रिएट ड्रग रिजर्वोयर। इसका मतलब क्या हो गया, इसको रिजर्व कर लिया। ऐसे ड्रग को क्या किया, टिश्यू ने खुद के पास में स्टक कर लिया, रिजर्व कर लिया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी की। ये क्या होता है, हमारे कुछ ब्रेन ब्लड बैरियर होता है। बीबीबी, ये क्या है, टाइट जंक्शन होता है। यहाँ पे अगर ड्रग एक बार चला गया तो उसको वहां से निकलने में ड्यूरेशन टाइम लगता है। क्यों लगता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना जान लो कि उसको वहां से ट्रेवल करने में इतना टाइट जंक्शन होता है ये, कि घुसने को तो एक अनआयनाइज्ड ड्रग घुस जाएगा, वहां पे वर्क भी कर लेगा, लेकिन वहां से निकलने में इसे टाइम लगेगा। ठीक है ना, मतलब उसकी परमेबिलिटी तो अच्छी होती है, कैपिलरी परमेबिलिटी उसकी अच्छी होती है, लेकिन किस केट में, जब वहां पे इन्फ्लामेशन हो।
लेकिन इन्फ्लामेशन के पहले वहां की जो कैपिलरी या परमेबिलिटी है वो डिक्रीज रहती है, ठीक है ना। तो इस केस में बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर में जाना भी संभव नहीं है, और अगर चली गई तो वहां से निकलना भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन को भी इफेक्ट कर रही है ना, ये ड्यूरेशन को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद वहां पे भी ड्रग को स्टक कर सकती है ये। डायजेपाम आप लोग लेते हो, क्लोनाजेपाम आप लोग लेते हो, उसका क्या काम है बताना जरा, वो कहाँ पे जाके स्टक हो जाता है जिसकी वजह से उसका प्रभाव लेट तक होता है? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया, ये कैपिलरी परमेबिलिटी भी यहाँ पे अफेक्ट करती है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर हम बात करते हैं वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताना जरा। चलो, वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टोटल ड्रग अपान प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब बताओ प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होता है? टोटल ड्रग, लाइक अगर मान लो आपने ओरल कैविटी से, अगर आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या किया, कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया, मतलब कोई ड्रग लिया, लाइक एज हमने 500 mg में पैरासीटामोल लिया, 500 mg में पैरासीटामोल लिया, तो दैट इज द टोटल ड्रग। बट ब्लड कंसंट्रेशन में जो जो प्लाज्मा है, जो हमारा ब्लड, जो ब्लड बीन है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वहां पे वो ड्रग कितनी मात्रा में है, एक टाइम में वहां पे ड्रग वह कितनी मात्रा में है, उसकी जानकारी लेते हैं और टोटल ड्रग से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं हम, टोटल ड्रग जितना हमने लिया और हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितना ड्रग है। सर ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ये जो बीन्स था इसमें ड्रग आके बाइंड हो जा रही थी ना। यहाँ पे जो ड्रग बाइंड हो जा रही थी, उसी बाइंड वाले ड्रग को कह रहे थे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाले ड्रग हैं ये। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सांद्रता ही तो होता है, गाढ़ापन होता है, मतलब ब्लड के कंसंट्रेशन को वो बढ़ा दे रही थी, वो ड्रग जो था वो वहां पे क्या हो रहा था, कंसंट्रेट हो रहा था। तो इस क्वेश्चन इस चीज को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्लड जो है, जो प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम पता करके टोटल ड्रग्स को जो है इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन से भाग दे देंगे, जितना आएगा वही उसका वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी पता चल गया होगा, कि हमारा टोटल ड्रग डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जितना वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इस पे हम बात करेंगे कि कितने से कम वैल्यू आएगा तो प्लाज्मा में ही है, कितने से ज्यादा वैल्यू आएगा वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया है, या बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया तो वो टोटल बॉडी वाटर में चला गया है, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हम इस पे भी बात करने वाले हैं। क्यों, सारे टॉपिक्स में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो आएगा व्हाई का, क्यों। और ये क्यों का जवाब हम अगले लेक्चर में देने वाले हैं। फिर हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कौन सा टॉपिक होता है, ये हमेशा होता है लिपोफिलिक वाले ड्रग में। किस में होता है, लिपोफिलिक वाले ड्रग में होता है, ठीक है ना। लिपोफिलिक वाले ड्रग में हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ऐड होता है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस अभी हम इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं मात्र किसकी, फैक्टर अफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी हम वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वैल्यू की भी बात करेंगे, कितने वैल्यू में प्लाज्मा में रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रिंसिक फ्लूइड में रहेगा, टोटल बॉडी वाटर में कितना ड्रग रहेगा, किस तरीके से हम उसको जानेंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। जिसमें हमने अभी जो बात किया है वो क्या क्या बात किया है, हॉटिश डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या बात किया है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने दो टॉपिक की बात कर ली है। अब दो टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो दिमाग में आएंगे, अगर नहीं आएंगे फिर भी हम उसे बताना चाहेंगे, जो अगले वाले लेक्चर में हम बताएंगे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्यों बाइंडिंग हो रही है, क्यों, ठीक है ना। टिश्यू में ड्रग बाइंड हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, क्यों, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है,
इन सारी चीज़ों की जो बीबीबी है, ब्रेन ब्लड बैरियर जो भी है, वो क्या है? इन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि क्यों का जवाब देना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ही खत्म हो गया और आपको यही नहीं पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम ज़रूर एमसीक्यू भी बात करेंगे। एमसीक्यू जो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन टॉपिक पे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके साथ में हाफ लाइफ की बात करने वाले हैं और डोज कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। तो आज हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक हो पाया है, और वो हो पाया है फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।